हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे कैम बाय सार के। हम केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और कुछ करंटली कर भी रहे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का हमने लास्ट टाइम टॉपिक देखा था कार्बोकटायन, और उसमें अब हमारे पास उसी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है कार्ब अनायन। तो कार्ब अनायन की जब हम बात कर रहे थे, जब हमने कार्बोकटायन में भी थोड़ा सा ये आपको बताया था कि जैसे जब कार्बोकटायन किया था हमने, तो हमने उसके अंदर देखा था कि आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम था। वहाँ पे क्या था, जैसे आप सिंपल CH4 था, जैसे ये लेते हैं हम, तो कार्बोकटायन में क्या था, हमने यहाँ से एक पूरा बॉन्ड पेयर के साथ ही H गायब कर दिया था। और इसमें क्या है, इसमें आपके पास H तो चला जाएगा लेकिन वो अपना बॉन्ड पेयर छोड़ के जाएगा जो यहाँ लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा। तो ये आपके पास CH3 नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ट्राईवेलेंट कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, उसको आप कार्ब अनायन बोलते हैं, जैसे कार्बोकटायन बोलते थे। तो इसको भी सबसे पहले इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे, हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। कार्बन में आपने पहले भी लिखा था 1s2 2s2 एंड 2p2। तो इनर को छोड़ देते हैं, ग्राउंड स्टेट के बना लेते हैं। ये आपका 2s हो गया, ये 2p हो गया। अब हम टोटल इसमें अगर बॉन्ड बना के देखें तो सिंपल सिस्टम ये। अगर आप बात करते हो सिंपल CH4 की, जैसे यहाँ पे जब मैं एक्साइटेड स्टेट में मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूँ इसकी, यहीं पे बना देते हैं हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसकी। यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है। जब आपका सिंपल CH4 होगा तो यहाँ पे H होगा। अब कार्बन आयन में क्या होगा, वो H यहाँ से निकल जाएगा लेकिन अपना बॉन्ड पेयर आपका यहीं पे छोड़ के चला जाएगा जो यहाँ लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा। लेकिन कार्बोकटायन में क्या होता था, जो आपका H जा रहा था वो पूरे बॉन्ड का आपका जो बॉन्ड पेयर था उसको साथ लेके जाता था, इसलिए ये ऑर्बिटल वेकेंट हो जाता था। अब क्या है, अब ये ऑर्बिटल आपका वेकेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। अब देखो, अगर आपको पता है कि आप जो आपके लोन पेयर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, हम उनको तो कंसीडर करते हैं अपनी हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपका ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब शेप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जब शेप की बात आती है तो आप लोन पेयर को शेप में इंक्लूड नहीं करते। तो अगर मैं सिंपल इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना के देखूं तो वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। एक आपका एबो द प्लेन होगा और दूसरा हमारा यहाँ पे बिलो द प्लेन होगा। अब यहाँ पे H तो एक ही है, दूसरा तो आपका लोन पेयर है, मतलब कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर में कैसे है ये आपका टेट्राहेड्रल है, सिंपल टेट्राहेड्रल सिस्टम, जिसमें कोई भी आपका इन्वर्टेड वी में दो आपके एटम्स मेरी तरफ होंगे और एक एबो एक बिलो, ऐसे होता है। ऑब्जर्वर से एक टुवार्ड्स होता है, एक आगे होता है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका इस वाले बॉन्ड पेयर से ये H हट गया, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। तो मतलब आपका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसा। ये ऊपर एक आपका पेयर बचा हुआ है, लोन पेयर है जो ये वाला, और 3 बाकी आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो जब आप इंक्लूड करने जाते हो अपने स्ट्रक्चर को, तो आप लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर को इंक्लूड करते हैं। तो अगर इसमें से मैं इसको हटा दूं, इस सिस्टम को, तो ये एक पिरामिड की तरह बन जाता है। तो इसीलिए इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पिरामिडल अरेंजमेंट। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर है। अब देखो, इसके आउटर मोस्ट में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, अकेला इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आपका डायमैग्नेटिक ही होगा। इसमें भी आपका नो ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको देखते हैं कि ये आपका जो पेयर है इस टाइप से सोप करता है। तो ये आपका कार्बन आयन हो गया। कार्बन आयन का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से देखते हैं। अब आपका ये सिंपल कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ट्राइवेलेंट स्पीसीज थी, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, डायमैग्नेटिक है, ओड इलेक्ट्रॉन उसमें अंदर कोई भी नहीं है।
तो ये आपका पिरामिडल अरेंजमेंट हो गया, ये इसका ऑर्बिटल अरेंजमेंट हो गया। तो सेफ स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, तो ये इन जनरल हमने यहाँ तक कंसिडर किया था। हम वैसे ही प्रोसीड करते हैं जैसे हमने कार्बोकेटाइन के अंदर किया था। पहले मेथड्स ऑफ जनरेशन देख लेते हैं, मेथड ऑफ फॉर्मेशन कैसे बनता है वो। अब एक बात और उसमें जब कार्बोकेटाइन ने बताई थी, यहाँ बता देते हैं आपको, जैसे वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करता था, ये आपका लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उस पे वेकेंट पी ऑर्बिटल था, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था। ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटर हो गया, वो आपका एक्सेप्टर था। तो इस तरीके से ये आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स आ गए हैं कि आप कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम इनका आगे स्टार्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ जनरेशन या मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। सपोज करो मेरे पास कोई भी यहाँ पे स्पीसीज प्रेजेंट है, कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, CO भी हो सकता है, यहाँ पे कोई नाइट्रो ग्रुप भी ले सकता हूँ मैं, कोई भी ऐसा ग्रुप CN ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी। अब मान लो इनसे, जैसे आपका यहाँ पे है कुछ भी लगा उधर, यहाँ भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे सपोज इस टाइप से अरेंजमेंट है। तो अगर मैं इसके अंदर कोई भी बेस डालता हूँ, तो बेस डालने से क्या होगा, एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा। तो एसिडिक प्रोटॉन अगर यहाँ से निकल गया है, यहाँ पे सपोज करो मैंने कुछ जेड लगाया, जहाँ ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है जहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, यहाँ पे आपका कोई भी जो सिस्टम लगा अल्फा हाइड्रोजन पे, यहाँ पे इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो आपके पास ये बेस क्या करता है, बेस आपका एसिडिक प्रोटॉन ले लेता है। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे बेस के बारे में भी। बेस वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स टू H पॉजिटिव, जो अपने इलेक्ट्रॉन है जो H पॉजिटिव को देता है, मतलब कहीं से भी एसिडिक प्रोटॉन निकालता है, उसको हम बेस बोलते हैं। और न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। विच गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू एनी कार्बन एटम और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। ठीक है, तो ये आपके पास बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस हो गया। बेस सिर्फ H पॉजिटिव को ही इलेक्ट्रॉन देता है, और न्यूक्लियोफाइल आपका किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे या कार्बन पे अपना इजीली अटैक कर सकता है, लेकिन बेस सिर्फ H पॉजिटिव को ही इलेक्ट्रॉन देगा। ये बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपके 2 बेसिक पॉइंट ऐड हो गए यहाँ पे। अब मैंने जो आपको बताया, यहाँ पे नेगेटिव अब कार्बन पे आ गया, तो कैसा बन गया ये आपका कार्बन आयन जनरेट हो गया। अब जो ये कार्बन आयन आपका जनरेट हुआ है, ये स्टेबलाइज है इसकी वजह से, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इसके अंदर। तो इस तरह कहीं अगर सिस्टम है, एसिडिक प्रोटॉन है, तो वहाँ भी कार्बन आयन जनरेट हो सकता है। और ही मेथड देखते हैं कहाँ कहाँ जनरेट हो सकता है। दूसरा, कोई भी हमारे पास अगर ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है, हम उसको मेटल से ट्रीट करते हैं, तो ये बन जाता है RMgX। अभी तक यहाँ पे क्या था, ये पार्सली पॉजिटिव, ये पार्सली नेगेटिव। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये भी कार्बन आयनिक टाइप न्यूक्लियोफिलिक टाइप ऑफ स्पीसीज जनरेट हो गई है यहाँ पे। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इस तरीके से भी हम कार्बन आयन स्पीसीज जनरेट कर सकते हैं। तो कार्बन आयन स्पीसीज डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन, बहुत तरीके होते हैं कार्बन आयन जनरेट करने के। कहीं भी आपका बेस होगा तो वो आपका इलेक्ट्रॉन आपके एसिडिक प्रोटॉन को ले लेगा, तो वहाँ भी जनरेट हो जाता है। जब इनोलेट जनरेट होते हैं, पीछे किया था हमने इनोल 8, मतलब अगर इनोल जो आपका इन मतलब डबल बॉन्ड OH मतलब आपका ओल, तो अगर उसमें से OH में से H निकल जाए तो वहाँ नेगेटिव होता है, उसको इनोलेट बोलते हैं। तो इनोलेटिक कंडीशन भी हो सकती है, किसी भी तरह की कंडीशन हो सकती है जहाँ हमारे पास आपका कार्बन आयन जनरेट होता है। तो इन जनरल मैंने आपको बता दिया। इसी में एक पॉइंट हम करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रेड्स रूल के बारे में। हमारे पास जो कार्बन आयन जनरेट करने के अलग अलग मेथड हैं, उनमें ही एक मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन। अगर कहीं पे CO2 निकल रहा है तो उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन।
अब हमारे पास एग्जाम्पल है इसमें एक, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास, अब इस एग्जाम्पल में अगर आपका कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होना चाहता है, कार्बोक्सिलेशन हो तो आपका CO2 बन गया और ये यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। तो आपके पास ये स्पीसीज जनरेट होनी चाहिए, नेगेटिव और डबल बॉन्ड ये। अब अगर ये नेगेटिव यहाँ स्टेबलाइज होना चाहे तो ये ऐसे जैसे जाना पड़ेगा। अगर ये इस तरीके से जाता है तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव। तो ब्रेड्स रूल क्या बोलता था कि आपके पास ब्रिज हेड पोजीशन पे ना डबल बॉन्ड हो सकता, ना कोई चार्ज, आपकी कोई भी चार्ज स्पीसीज हो सकती। जैसे पॉजिटिव चार्ज था तभी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब क्या हुआ, ये तो स्टेबल ही नहीं है तो ये बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है ही नहीं, ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब इस तरह के सिस्टम में कहीं डीकार्बोक्सिलेशन वगैरह नहीं हो सकता, कार्बन आयन जनरेट नहीं हो सकता। अगर आपके कोई और सिस्टम ऐसा होता है, जैसे मान लो मेरे पास अगर ये कंडीशन गिवन है कहीं पे भी, CO CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ अगर ये होना चाहता तो यहाँ पे ये हो सकता था, क्योंकि आपके पास स्पीसीज जनरेट होने वाली ये थी RCO CH2 नेगेटिव, और ये नेगेटिव आराम से इधर आके स्टेबलाइज हो सकता है। यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्शन है। तो इसलिए अगर आपके पास कहीं भी ब्रिज हेड कोई पोजीशन इस टाइप से गिवन है और आपसे पूछ लेता है विच ऑफ दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, तो आपको चेक करना है ब्रेड्स रूल के कारण। अब ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये रिएक्शन किस लिए नहीं हो, क्योंकि ब्रेड्स रूल इसको अलाउ नहीं करता। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी नहीं बनती, और अगर स्टेबिलिटी नहीं बनेगी तो कोई चीज़ होगी क्यों, तो इसका मतलब वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, वो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आपके पास इन जनरल आ गया कि आप किस तरीके से आपके डिफरेंट अपने कार्बन आयन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास जब मैंने शेप और स्ट्रक्चर किया था उसमें एक पॉइंट मैंने इसलिए इसको रब नहीं किया है, मैं आपको यहाँ पे 2-4 पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा कि हमारे पास पिरामिडल सिस्टम है, तो मेरे पास कार्बन आयन में 2 टाइप की स्पीसीज हमारे पास हो सकती हैं। अब कार्बन आयन से आगे क्या जुड़ा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि इसका स्ट्रक्चर यही रहेगा या ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हमने पिरामिडल बनाया हुआ है इसका, इन जनरल जो हम बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अगर इसके साथ कोई H जुड़ा हुआ है या कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सिस्टम बोलते हैं कि ये सैचुरेटेड सिस्टम अगर इसके साथ लगे हुए हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है इसके साथ कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम लगा हो, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, कोई इस टाइप की स्पीसीज हो, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, मतलब मल्टीपल बॉन्ड। तो अगर हमारे पास इस टाइप की कोई स्पीसीज है तो दोनों के अंदर आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, और देखेंगे हम कैसे होगा। अगर आपके पास सिंपल अल्काइल सिस्टम है तो यहाँ पे आपका पिरामिडल ही रहेगा, और अगर यहाँ पे आपका ये सिस्टम आ गया तो आप प्लेनर की तरफ मूव कर जाओगे। ठीक है, अब 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से हम इसको बोल रहे हैं कि सिस्टम आपको प्लेनर है और यह आपका सिस्टम प्लेनर नहीं है उस कंडीशन में। सबसे पहले मैंने आपको जो भी बताया, इसमें आपका H लगा हुआ था, चाहे यहाँ पे आप R भी लगा लो, यहाँ पे कोई R ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगा लेते हैं, तब भी आपकी इस हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम में जो स्ट्रक्चर है इसके इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इससे अनसैचुरेटेड सिस्टम लगा दिया तो आपका जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा। वो देखते हैं कैसे। जैसे मान लो मैंने इसी सिस्टम के साथ बात करता हूँ आपको, मैंने इस R को रिप्लेस कर दिया है किसी भी डबल बॉन्ड से, इससे रिप्लेस कर दिया है। तो अब मेरे पास अगर मैं इन जनरल लिखूं तो मतलब अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो गया है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना हुआ है वो इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो खाली पड़ा है ये भी एक ऑर्बिटल में है। मैंने आपको लोब के अकॉर्डिंग बताया था कि इस तरीके से ये आपका लोन पेयर ऊपर की तरफ है, मतलब ऑर्बिटल में है ये भी आपका।
तो अगर ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करने से क्या होगा, ये नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा और ये आपका स्पीशीज इधर आ जाएगी। मतलब आपके पास जनरेट हो जाएगा CH2, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस आपका चलता रहेगा। तो आपका जो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है, रेजोनेंस की वजह से इनकी बीच की स्पीशीज आएगी जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अचीव कर लेगी। मतलब आपका, मैं इसी पे लिख देता हूँ, कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट बन जाएगा यहाँ पे। ऐसे, तो अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट बन गया है, मतलब इसने, अब ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं रहे आपके, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। और डबल बॉन्ड आने पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जो आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कैसा आना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड इससे अटैच हो जाएगा तो कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा उसमें, और उसकी वजह से ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर अचीव कर लेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डिपेंड करता है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है उस पर, कि आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी। अब सपोज करो मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये आपका एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। मैंने सबको अलग अलग नेम से डिफाइन किया हुआ है, R1 R2 R3 जो भी है, और यहाँ आपका लोन पेयर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्ट्रक्चर सेंटर कायरल है कि नहीं है, तो कायरल के डेफिनेशन हम ये बोलते हैं कि उस सेंटर जिससे सभी जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, एटम या ग्रुप जो भी जुड़े हुए हों। तो यहाँ सब अलग अलग हैं, तो इसलिए कायरल है। लेकिन इसको मैं कायरल मान रहा हूँ तो सिंपल मैं इसको पिरामिडल मान लेता हूँ कि ये आपका, क्योंकि इसके साथ सिस्टम जुड़े हुए हैं हमारे पास अल्काइल ग्रुप, तो पिरामिडल अरेंजमेंट है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही बोला जाता है। इसमें ये जो बॉन्ड्स हैं, क्योंकि लोन पेयर की देखो, बॉन्ड जब बन गया तो दो इलेक्ट्रॉन आपके एक जगह फिक्स हो गए, एक दो एटम के बीच में। लेकिन जब वो लोन पेयर है तब तक वो फ्रीली मूवेबल है, कहीं भी मूव कर सकता है। तो इसका मतलब आपके पास इस टाइप का रीअरेंजमेंट होता रहता है इसमें। अब आपका ये लोन पेयर इधर आ गया, और जो आपका, मतलब मैं इसको अगर एबो बिलो के टर्म्स में दिखाऊं तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एबो बिलो, तो बिलो तो आपका आ गया R1 और इधर आ गया आपका लोन पेयर। तो ये आप जो अरेंजमेंट है, ये जो रीअरेंजमेंटिंग का हो रहा है आपस में, आप इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे होता है। आपके सिंगल बॉन्ड के साथ लोन पेयर है जो कि रोटेट करता रहता है, तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अब इन्वर्जन ऑफ जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी आई है उसकी वजह से ये कायरल होते हुए भी, कायरल है लेकिन कभी इसमें आ रहा है कभी इसमें आ रहा है, उसकी वजह से जो इसके कारण जो रोटेशन है और इसके कारण रोटेशन है वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे कैंसिल आउट कर देती है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड आपका कायरल तो है पर ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का, कि किस तरीके से आपको इन्वर्जन ऑफ, हम अम्ब्रेला टाइप भी बोल देते हैं इसको, सब अलग अलग अरेंजमेंट है, इसके अलग अलग नेम भी है। तो ये आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से आपका कोई स्ट्रक्चर जो आपका प्रेजेंट है वो अल्काइल सिस्टम वाला है, वो आपके साथ जब भी किसी सिस्टम में प्रेजेंट है वो कायरल होते हुए ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हो सकता है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर। हमने स्टेबिलिटी पहले देखी थी, तो स्टेबिलिटी में हमने अलग अलग इफेक्ट देखे। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से, जो एग्जांपल इंडक्टिव इफेक्ट वाले हैं, मतलब आई इफेक्ट वाले। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट जैसे अब मान लो मेरे पास एक सिंपल है, एक मेरे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट है,
एक हमारे पास कोई इस तरह का अरेंजमेंट है, कोई ऐसा अरेंजमेंट है। तो अगर इन सिस्टम्स में हम बात करें, या और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। अब आपको पता है कार्बन की चेन, यहाँ पे आपका सिंपल हाइड्रोजन लगे हुए थे, फिर आपने वहाँ पे एक H को CH3 से रिप्लेस कर दिया, फिर आपने इसको इथाइल से रिप्लेस कर दिया। तो अगर हम देखें, अब हमने क्या चेक किया था कि जब भी आपका कोई नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो नेगेटिव चार्ज को अगर कोई स्टेबलाइज करेगा, कोई डिस्पर्स करेगा, कम करेगा, तो समझो वो उसको स्टेबलाइज करेगा। अब ये सब कैसे ग्रुप हैं, CH3, CH2 मतलब इथाइल ग्रुप, ये सभी ग्रुप ऐसे हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं, मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले हैं। तो ये क्या करेंगे, जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंटेंसिफाई होगी और बढ़ेगी, तो उसको डिस्टेबलाइज करेंगे। तो इसका मतलब आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा, जहाँ सिंपल एच है वहाँ जहाँ स्टेबल है, फिर CH3 वाला कम स्टेबल होगा और उससे भी कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पॉइंट निकल के सामने आया कि जो माइनस आई इफेक्ट वाले हैं वो तो आपके सिस्टम को स्टेबलाइज करेंगे ग्रुप, और जो ग्रुप आपके पास प्लस आई वाले हैं वो सभी ग्रुप आपके सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेंगे। ध्यान से नोट करना, ये पॉइंट वही आ गया जो हमने कार्बोकेटाइन के अंदर किया था। इसी तरीके से वहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव है, तो सारे इफेक्ट्स रिवर्स हो गए, जितने भी इफेक्ट हमारे पास प्रेजेंट थे सब रिवर्स हो गए। तो इसका मतलब आपके पास प्लस आई इफेक्ट वाले देने वाले ग्रुप तो उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, और माइनस आई देने वाले इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। हमारे पास और भी एग्जाम्पल इनमें देख लेते हैं हम। जो आपके पास प्रेजेंट है CH3, CH2 नेगेटिव, सपोज करो एक स्पीसीज मेरे पास ये है, सेकंड वाली है CH3, CHCl, CH2 नेगेटिव। नेक्स्ट स्पीसीज हमारे पास दे रखी है CH2, CH2, CH2Cl। अब आपने देखना है CH2 नेगेटिव सब में कॉमन है, इतने पार्ट को तो भूल जाओ, इस पार्ट का कंपैरिजन है सिर्फ। इसके साथ यहाँ इथाइल लगा हुआ है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यहाँ भी इथाइल ग्रुप है, लेकिन ये इथाइल के साथ क्या लगा है, विड्रॉइंग एटम जो कि क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट होता है इसका। यहाँ पे आपका बिल्कुल नियरेस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे ही है, यहाँ पे एक और कार्बन छोड़ के है। तो इसका मतलब ये वाला जो एटम है उसके चार्ज को सब ज़्यादा खींचेगा, मतलब उसके चार्ज को डिस्पर्स करेगा, कम करेगा, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब आपके पास 2 विल बी मोर स्टेबल। आप 3 और 1 में देखें, देखो 1 में तो कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे आपके 3 में विड्रॉइंग ग्रुप है। बेशक इससे यहाँ एक एटम पे था, यहाँ 2 एटम के बाद है, लेकिन यहाँ पे है, एटलीस्ट इट विल समहाउ विड्रॉ टू नेगेटिव चार्ज एंड इट विल स्टेबलाइज इट। तो इसका मतलब आपके पास इसके बाद आएगा 3 और लास्ट में आएगा 1। तो इस टाइप से, और इसी ही एग्जांपल जब मैंने आपको कराया था कार्बोकेटाइन में, तो रीअरेंज जो इसका अरेंजमेंट था स्टेबिलिटी का सारा उल्टा हो गया था, क्योंकि वहाँ पे जो Cl था वो इसको डिस्टेबलाइज, उसको प्लस जो आपका पॉजिटिव चार्ज था उसको डिस्टेबलाइज कर रहा था, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। तो इसीलिए आपका जो इफेक्ट था, आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, वो रिवर्स हो गया है। तो ये आपका कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन में डिफरेंस है दोनों में। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आई इफेक्ट किस तरीके से आपके सिस्टम को गवर्न करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, वो हम वहाँ भी क्लियर कर सकते थे, मैं आपको अभी करा देता हूँ उसको। ये बहुत से बच्चे पूछते भी रहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी अरेंजमेंट है, सपोज करो चाहे वो हम स्टार्ट करते हैं, मैं कार्बोकेटाइन का एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे कार्बोकेटाइन का ये है, एक तो ये अरेंजमेंट है मेरे पास, और दूसरा अरेंजमेंट है ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो अब आपने देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस है हाइड्रोजन का और ड्यूटेरियम का। तो आपको पता है जब भी हेवियर आइसोटोप के साथ कोई बॉन्ड बनता है, मतलब CD बॉन्ड और CH बॉन्ड में से CD बॉन्ड स्ट्रोंगर है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है। अब आपने, मैंने कार्बोकेटाइन एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, तो जब आपके पास यहाँ पे CH3 होगा, तो अब इस पॉजिटिव के साथ अगर हम देखें
तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे हम, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के 3 स्ट्रक्चर बनने चाहिए। यहाँ पे देखें तो यहाँ 3 बनने चाहिए। लेकिन सिर्फ बात आ जाती है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो आपका बॉन्ड है वो कितना पार्टिसिपेट करेगा, वो डिपेंड करेगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो अब आपके पास CD जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंगर है। अगर ये स्ट्रोंगर है तो C और D आपस में एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखेंगे, मतलब इसकी दूसरे बॉन्ड में जाकर के उसको स्टेबलाइज करने की जो पावर है थोड़ी कम होगी। तो इसका मतलब अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने हमेशा याद रखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन है जो वो आइसोटोप लगने के बाद कम हो जाता है। लेकिन इंडक्टिव फैक्ट का उल्टा है। इंडक्टिव फैक्ट में आपका बॉन्ड नहीं टूटता, जैसे पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड होती है, वहाँ पे आपका इसका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें तो पता है हम ज़्यादा स्टेबिलिटी के ऑर्डर देखेंगे तो पहले एरोमेटिसिटी देखते हैं, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव फैक्ट। तो पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को ही मेजर लेते हुए इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। तो अब मेरे पास CS3 का हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स 2 विल बी मोर स्टेबल देन 1। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से आपके आइसोटोपिक सिस्टम के साथ डिफर करते हैं। अगर आपको बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो लेट टूटेगा, वो मतलब उसकी पार्टिसिपेशन दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देने की कम रहेगी उस बॉन्ड पेयर की। तो इसीलिए हम कहते हैं कि CS3 का जो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट है वो ज़्यादा है रेदर देन CDR3। तो इसलिए आपका अगर हैवियर आइसोटोप कोई भी लगेगा, उससे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कम हो जाएगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाएगा। यहाँ जस्ट पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे आपकी उसकी रिगार्डिंग नहीं देख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया कि किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। ये भी मैं आपको कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल बता देता हूँ। CS3 पॉजिटिव, CF3 पॉजिटिव एंड CCl3 पॉजिटिव। आपको तीनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम होगा। अगर हम सिंपल कार्बोकेटाइन को ड्रॉ करते हैं तो हम उसको ऐसे करते हैं, उसमें एक ऑर्बिटल फ्री होता है जहाँ पे हम पॉजिटिव लिख देते हैं, है ना। तो अगर हम इसको देखें तो अगर हम सिंपल HH लगाएंगे या सिंपल F लगाएंगे, Cl लगाएंगे, अब देखो जो आपके पास फ्लोरीन है, जितने फ्लोरीन यहाँ पे लगे हुए हैं उन सब पे आपके आउटर मोस्ट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर फ्लोरीन का साइज भी क्या है 2p और कार्बन का साइज भी क्या है 2p, तो अगर ये डायरेक्ट उस कार्बोकेटाइनिक सिस्टम से डायरेक्ट अटैच्ड हैं तो सबसे पहले आपने पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में दे सकते हैं, वो रेजोनेटिंग सिस्टम शो कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो सब ज़्यादा स्टेबिलिटी कोज करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते या एक कार्बन छोड़ के अगले कार्बन प्रेजेंट हैं तो फिर वो डिस्टेबलाइज करेंगे। मैंने कार्बोकेटाइन में आपको बताया था कि -I इफेक्ट जो क्रिएटिंग ग्रुप है वो सभी कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करते हैं, लेकिन कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज तो करते हैं, लेकिन कब बताया था मैंने एग्जांपल में, जब आपका जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था वो डायरेक्ट कार्बोकेटाइन से अटैच नहीं था, तब बताया था। अब यहाँ पे डायरेक्ट कार्बोकेटाइन से अटैच है, तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हो। अगर आपके जितने भी ऐसे हैलोजन जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपके किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, अगर वो आपके कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट अटैच होगा, डायरेक्ट अटैचमेंट विल बी देयर, देन यू हैव टू चेक दैट वेदर रेजोनेंस इज पॉसिबल और नॉट। अब देखो इस केस में इसके पास पी ऑर्बिटल है 2p 2p, तो इनमें ओवरलैप हो जाएगा, इधर से ये भी ओवरलैप कर सकता है, इधर से ये भी ओवरलैप कर सकता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा, अगर पॉजिटिव को डिस्पर्स करेगा तो उसको स्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब CF3 की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद होगी CCl3 की। अब CCl3 की क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जब मैं CCl3 की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3p आ गया और यहाँ पे 2p आ गया, उसकी वजह से आपके पास जो ओवरलैप था वो अब उतना बेस्ट ओवरलैप नहीं रहा, क्योंकि साइज में दोनों ऑर्बिटल के डिफरेंस आ गया है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक उसमें और आपका रेजोनेंस पॉसिबल है, वो हो सकता है। तो इसीलिए आपके पास सेकंड ऑप्शन में स्टेबिलिटी में आएगा CCl3 और सबसे लास्ट में आएगा आपका CH3।
तो ये आपका ऑर्डर रहने वाला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या सीखा इस पॉइंट से, इस एग्जाम्पल से हमने सीखा है कि अगर कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग एटम, चाहे वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, वो अगर हमारे सिस्टम से डायरेक्ट अटैच है, तो पहले हम रेजोनेंस अगर पॉसिबल है उसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे। अब देखो, अगर आप मेरे को अब बोलो कि CBr3 या CI3 की बात करें हम, तो CBr3 ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसका -I इफेक्ट एक्ट करेगा। आयोडीन केस में भी सेम रहेगा। लेकिन अब फ्लोरीन और क्लोरीन में तो साइज बिल्कुल ही इक्वल है, और उस क्लोरीन में साइज कंपेरेबल है, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2p 3p में डिफरेंस है 2p कंपैरिजन में, लेकिन इतना नहीं है जितना 4p और 5p में जाके है। तो इसीलिए आपके पास इस टाइप का कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो उस आपने चेक करना है कि आपकी जो एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिस पे इलेक्ट्रॉन पेयर अगर प्रेजेंट हैं, वो अगर आपके कार्बोकेटाइनिक सिस्टम से, कार्बोनाइनिक सिस्टम से डायरेक्ट अटैच है, तो आपने फिर पॉसिबिलिटी चेक करनी है। आपने डायरेक्ट ब्लाइंडली आंसर नहीं लगाना है। अगर वो एक कार्बन छोड़ के है, इनडायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट नहीं है, तो सिर्फ आपने -I इफेक्ट लेना है इनका। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से पॉइंट ही नोट कर लीजिएगा कि आपका जो अगर डायरेक्ट अरेंजमेंट होगा तो फिर तो ये स्टेबिलिटी कोज कर रहे हैं। अगर इनके साइज कंपेरेबल हैं तो आपने यहाँ भी देखना है, साइज चेक करने हैं। अजी 2p तक भी चल जाएगा, 2p 3p तक भी चल जाएगा, लेकिन आपका 2p 4p और 2p 5p नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपका इनडायरेक्ट है, मतलब मोर देन 1 कार्बन भी चाहे बीच में आ जाता है, इनडायरेक्ट है, तो ये सिर्फ -I इफेक्ट आपने इनका लेना है, वही डोमिनेटिंग रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास I इफेक्ट के बाद अब रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट आपका वेल नोन है, आप भी जानते हैं उसको, कि जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो रेजोनेंस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजोनेंस का एग्जांपल देख लेते हैं कोई। जैसे आपके पास CH2 नेगेटिव है, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये पेयर यहाँ आ सकते हैं, ये पेयर यहाँ जा सकता है, मतलब आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, इस टाइप से आपका स्टेबलाइजेशन हो सकती है। अब एक एग्जांपल मैंने ये लिया। अब मान लो मेरे पास कोई स्पीसीज ऐसी प्रेजेंट है जिसके अंदर ये ऐसे प्रेजेंट है। मेरे पास कोई स्पीसीज ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर तीनों आपके पास डबल बॉन्ड सिस्टम ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पे उसके पास एक रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे उसके पास एक रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी इधर से है और एक रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी इधर से है, तो रेजोनेंस बढ़ गया। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी यहाँ है, दूसरी यहाँ है और तीसरी यहाँ है, तो इसका मतलब आपके पास अब क्या बढ़ गया, रेजोनेंस बढ़ गया। तो 1 2 3 में से अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूँ तो 3 विल बी मोर स्टेबल देन 2 देन 1। तो इस तरीके से आप इनकी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को गवर्न कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट हमने कार्बोकेटाइन में भी डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और है हमारे पास जो आपको अच्छे से क्लियर कर देगा। हमने पहले भी लिया था कि अगर आपके पास कोई बेंजीन सिस्टम प्रेजेंट है, उस पर कैसे ग्रुप लगे होंगे जो मेरे कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं, सपोज करो मैं बेंजाइलिक का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का भी लिया था हमने, अब बेंजाइलिक कार्बो अनायन का ले रहे हैं। तो एक तो सिंपल ही है, एक आपके पास नाइट्रो प्रेजेंट है और एक में आपके पास OH प्रेजेंट है। तो आपको पूछा गया है इनमें से कि A B C में से किसकी जो आपकी, अब देखो जब मैं आपको ये बात बोलता था, जब मैंने कार्बोकेटाइन बताया कि ये आपका रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसे ऐसे आके ये ऐसे घूम सकते हैं, अंदर आके यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ नेगेटिव चला गया, अब यहाँ से नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव यहाँ चला गया, नेगेटिव यहाँ से मूव किया तो नेगेटिव यहाँ चला गया। तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या चार्ज आ रहा था, नेगेटिव। अब उसने क्या किया, पैरा पोजिशन पे ग्रुप्स लगाए हैं कुछ। अब ये नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो उसको स्टेबलाइज करेगा, और अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन तो अपने इलेक्ट्रॉन अंदर दे सकता है, रिंग के अंदर दे सकता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो क्या करेगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करेगा B। उसके बाद आपका आएगा A
और सबसे डिस्टेबलाइज्ड होगा आपका सी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने देख लिया कि रेजोनेंस किस तरीके से आपके चार्ज की स्टेबिलिटी को स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करता है, और उस पर अगर ग्रुप लगे होंगे तो कैसे उसको डिस्टेबलाइज या स्टेबलाइज करेंगे। अब हम बात करते हैं एस करैक्टर की। मैंने आपको जब कार्बोकैटायन कराया था, मैं बीच बीच में रिवाइज करा रहा हूँ आपको, जब मैंने आपको कार्बोकैटायन पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि एस करैक्टर है जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के साथ में सी पॉजिटिव लिख देता हूँ, इसकी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अभी तक आप जितनी प्रॉपर्टी करते आ रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जो कार्बोकैटायन के लिए स्टेबलाइजिंग था वो कार्बन आयन के लिए डिस्टेबलाइजिंग था। तो अब यहाँ भी उल्टा होगा, अब एस करैक्टर जितना ज़्यादा होगा आपका कार्ब आनायन उतना ही स्टेबल ज़्यादा होगा। अब कैसे क्या होता है देखते हैं वो भी। ठीक है, अब मेरे पास डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये था, ये CH2 CH नेगेटिव CH3 CH2 नेगेटिव। ठीक है, अब हमने देखा है यज्ञ किससे अटैच है, sp कार्बन से, sp2 है, ये आपका sp3 से है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एस जो आपका एस करैक्टर है वो कार्बन आयन की ज़्यादा स्टेबल है। अब आप देखते हो यहाँ पे सिर्फ 25% एस करैक्टर है, यहाँ पे आपका 33 के अराउंड था और यहाँ पे आपका 50 था। तो मतलब अगर हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बोले तो वो रिवर्स हो जाएगी, जितना एस करैक्टर ज़्यादा उतना ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम ज़्यादा, उतना ही उसको विड्रॉ करके रखेगा, विड्रॉ करेगा तो उसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो एस करैक्टर के कंपैरिजन अगर हम करें तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का कार्बोकैटायन से उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो कि एस करैक्टर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की है। अब इसी एस करैक्टर के ऊपर एक एग्जांपल और बताते हैं आपको, उसमें थोड़ा सा आपका रिंग के रिगार्डिंग आ जाएगा। मैंने इसमें कार्बोकैटायन कार्बन आयन दोनों आपको यहीं पे कंपैरिजन कराना है। देखो, जब कार्बोकैटायन आपके पास कोई स्पीसीज प्रेजेंट थी कार्बोकैटायन में, तो सपोज करो मेरे पास ये रिंग है 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड और ये 6 मेंबर्ड। ठीक है, अब यही बात मैं इसमें लिख देता हूँ कार्बन आयन में। ये हो गया। अब हम स्टेबिलिटी को देखते हैं, पहले इसी की देख लेते हैं। जब आपके पास कार्बोकैटायन था तो कार्बोकैटायन में क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो कार्बोकैटायन में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती थी वो sp2 थी और कार्बन आयन में आपकी sp3 थी। तो जब sp2 होता है तो आपके पास ट्रायंगुलर प्लेनर मतलब प्लेन टाइप ऑफ अरेंजमेंट आने की कोशिश की जाती है। मैंने आपको ये दिखाया है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। जो हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग था, कितना ज़्यादा स्ट्रेन है उसके अंदर। अगर मैं इसमें से क्या हटा के यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ कोई वैकेंट ऑर्बिटल, तो अब इस बॉन्ड को प्लेन में आने के लिए कुछ ऐसे आपको प्लेन में लाना पड़ेगा, मतलब रिंग के अंदर स्ट्रेन बहुत बढ़ जाएगा। जब उसको sp2 हाइब्रिडाइज होकर ट्रायंगुलर प्लेन में लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब अगर ऐसा हो गया तो रिंग का स्ट्रेन बढ़ेगा। अगर रिंग के अंदर स्ट्रेन बढ़ गया तो रिंग क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका कार्बोकैटायन यहाँ बनना होगा वो अनस्टेबल बनेगा। तो मतलब आपके पास जो ये कार्बोकैटायन है जिसमें के अंदर 3 मेंबर्ड है, अब देखो 4 मेंबर्ड में थोड़ा और बॉन्ड का एंगल बढ़ जाता है, फिर 5 में, फिर 6 में। उससे क्या होता है कि आपके पास जो बॉन्ड है उनके अंदर जो रिंग है, रिंग पहले 3 मेंबर था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, तो इसके साथ साथ आपके पास रिंग का स्ट्रेन कम होता चला जाता है। आप बेस स्ट्रेन थ्योरी के अंदर पढ़ते भी हो ये बात। तो आपके पास इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज वहाँ पे रहेगी तो वो आपके रिंग को और स्ट्रेन क्रिएट करेगी। अगर रिंग छोटा हुआ, थोड़ा बड़ा होगा तो न्यूट्रलाइज हो चली जाती है। तो इसीलिए अगर स्टेबिलिटी का हम यहाँ ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो 6 मेंबर्ड, फिर 5 मेंबर्ड, फिर 4, फिर 3 मेंबर्ड। ये आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर रहती है जब आपके पास इस टाइप का सिस्टम हो। अब देखो इधर आ जाओ, इसमें यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे sp3 है। देखो आपका एक बॉन्ड जो आपका जो रिंग है
उसके पास आपका बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे जो नेगेटिव करेक्टर आया उसको हम एस करेक्टर से कंपेरिजन करेंगे तो इसके बिल्कुल रिवर्स रहता है यहाँ पे ऐसे। तो वो क्या कहता है कि जो आपका ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेटेड है, अब आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अब sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम के अंदर आपको प्लेन में नहीं आना, आपको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में रहना है। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जो एंगल है वो आपका 109 के अराउंड होता है और यहाँ पे आपका एंगल 120 के अराउंड आएगा। आपको प्लेन में आना है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, प्लेन में नहीं आना है आपको। 109 डिग्री का एंगल मेंटेन करो। आपको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है कोई भी, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है हमारे पास, आपको इस तरीके से रहना है। यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे अगर यहाँ से मेरे पास ये सिस्टम है यहाँ, मैंने अगर यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे लोन पेयर बना दिया तो इसको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको ऐसे करके एक प्लेन में नहीं आना है, उसको सिर्फ ऐसे ही रहना है। तो इसलिए आपका जो कार्बन आयन स्पीसीज़ हैं उनके अंदर इस टाइप का सिस्टम फेवरेबल होता है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि जो आपका परसेंटेज, अब देखो यहाँ पे क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे, यहाँ पे कैसे थे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको, ये तो मैंने आपको जनरल स्टेबिलिटी बता दी, अब कार्बन आयन के बारे में आपको स्पेशल पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे। मैंने आपको बोल दिया कि परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा उतने ही आपके जो अनायनिक अनायन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब क्या बोलता है, एक पॉइंट है, आप थोड़ा ध्यान सुनना इसको। यहाँ पे मान लो यहाँ तो नेगेटिव है, मेरे पास दो टाइप के बॉन्ड है यहाँ पे। एक तो मेरा बॉन्ड है जो कार्बन कार्बन के बीच में है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड। एक बॉन्ड है हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है। तो अगर हम जनरली देखें तो इस कार्बन का आइडली अगर अरेंजमेंट देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए थी, लेकिन आपको भी पता है कि रिंग के अंदर स्टेन है, काफ़ी अनस्टेबल सिस्टम है और वो एग्जैक्टली उस सिस्टम को अचीव नहीं कर पाता जो एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल बॉन्ड का एंगल होना चाहिए। तो अब उस अरेंजमेंट में क्या होता है, जो इसके, अब इसके पास एक तो ऑर्बिटल, ये जो इनर ऑर्बिटल हो जो अंदर के बॉन्ड बनाए हुए हैं और कुछ ऑर्बिटल ने बाहर के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो एक तो इसमें इंटरनल बॉन्ड हो गए, एक इसमें एक्सटर्नल बॉन्ड हो गए। इंटरनल बॉन्ड कौन से हो गए, जो आपके कार्बन कार्बन के बॉन्ड हैं, और एक्सटर्नल कौन से हो गए, जो CH के बॉन्ड हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो आपके इनर बॉन्ड है उनके अंदर तो S करेक्टर बड़ा रहता है, बड़ा वो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास किसी भी हम S करेक्टर की बात करते हैं तो एनायनिक स्टेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसने कहा कि आपके पास जैसे इंटरनल बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो जो आपके आउटर मोस्ट जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले, ये आपके S करेक्टर को बढ़ा लेते हैं, sp2 की तरफ चले जाते हैं। और जो आपके इनर हैं ये आपके sp3 से भी इनके अंदर p करेक्टर बढ़ जाता है, 4 5 तक पहुंच जाता है। क्यों, S करेक्टर बढ़ने से आपके पास, जब S करेक्टर बढ़ता है तो मतलब परसेंटेज से S करेक्टर की हम बात करते हैं तो वो आपका आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर वाले बॉन्ड में बढ़ रहा है CH में, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है कि CH, क्योंकि ये बॉन्ड रिंग मिलकर रिंग नहीं बनाया है, रिंग पे बाहर से लगे हुए हैं, जैसे ये दो बॉन्ड लगे हुए हैं, ये वाले बाहर के बॉन्ड, तो इनको कोई रिंग बना के रखना है, इनको सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा रहना है, सभी के साथ ऐसे ही है। तो इनके अंदर तो S करेक्टर बढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर S करेक्टर इनके अंदर बढ़ेगा तो ये प्लेनरी होना पड़ेगा, प्लेनर तो ऑलरेडी है पहले ही, उसके अंदर S करेक्टर तो प्लेनरिटी कोज करता है, तो उसकी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनके अंदर S करेक्टर बढ़ेगा तो इनको प्लेन में आने के लिए अपने आप को टूट जाएगा रिंग, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे उसको फ्लेक्सिबल रहने के लिए उसके पास p करेक्टर होना ज़्यादा जरूरी है और बाहर के लिए S करेक्टर चलेगा। तो इसीलिए उसने ये बताया है कि जो हमारे पास बाहर के हैं उनके अंदर sp2 करेक्टर मतलब S करेक्टर बढ़ जाता है और अंदर वालों के लिए sp3 से भी sp4 5 तक पहुंच जाते हैं, मतलब उनके अंदर p करेक्टर बढ़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि जितना आपका जो परसेंटेज आपका S करेक्टर है, जितना आपका परसेंटेज ऑफ S करेक्टर, एक तो आपका मैंने एनायनिक स्टेबिलिटी बताई, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिंग स्टेन।
रिंग स्टेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप रिंग स्टेन का मतलब क्या समझ रहे हो कि जो आपका कौन से एस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, हम एस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं आपके इन बॉन्ड्स में और इन आउटर बॉन्ड्स में। यहाँ मैं इनर बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। इनर बॉन्ड में तो एस कैरेक्टर कम हुआ है, बाहर वाला बॉन्ड में आपका बड़ा है। तो हमने इनर वाले रिंग किससे मिलके बना है, अंदर वाले बॉन्ड से। तो अगर कोई भी चीज़ उनके थोड़े एस कैरेक्टर को कम करेगी तो मतलब उसको स्टेबलाइज करेगी। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा तो ना रिंग स्टेन, तो इसलिए यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर तो कम हो गया है, तो इसलिए रिंग का स्टेन भी कम हो गया है। इसीलिए कार्बन आयनिक स्पीसीज में जो आपके एस कैरेक्टर यहाँ बढ़ने की वजह से ये आपके पास सिस्टम हो जाता है। रिंग का अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इनर में अगर बढ़ेगा तो रिंग का स्टेन बढ़ेगा, अगर आउटर में बढ़ेगा इनर में मतलब कम होगा तो आपका रिंग स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इंटरनल और आउटर का क्या सिस्टम होता है इसमें। ठीक है, बेसिकली आपने रखना याद वही है कि आपका 3 मेंबर ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 4 मेंबर, फिर 5 मेंबर, फिर 6 मेंबर। ये मैंने जस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन दिया इस टाइप से। आपको फाइनली सिर्फ याद रखना है कि 3 मेंबर ज़्यादा स्टेबल है, फिर 4 मेंबर है, फिर 5 है, फिर 6 है, और कार्बोकेटाइन उसका उल्टा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है ये भी आपकी स्टेबिलिटी की एक रीजन होती है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, हम सल्फ़र के एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ये आपके पास। ठीक है, तो अब इसमें सल्फ़र पे अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास कौन से ऑर्बिटल है बाहर, यहाँ पे पी पाई ऑर्बिटल, और सल्फर के पास डी ऑर्बिटल वैकेंट हैं। तो ऑक्सीजन अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास, उसको इसके वैकेंट डी में दे करके यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बना लेता है। तो ये भी कई बार अनायनिक जो आपकी स्पीसीज हैं उनकी स्टेबिलिटी का एक रीजन है। ठीक है, जिसको हम डिफरेंट बेसिस पे करते हैं। आपने एक वीटिक रिएक्शन में पढ़ा होगा, ये लाइड पढ़ते हैं, उसमें कुछ भी लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान लो मेरा ऑक्सीजन से पहले तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना होता है, ये CS2 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, यहाँ फास्फोरस के पास भी क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और इसके पास क्या है, पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे भी आपकी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ फॉस्फोरस का भी हो सकता है, सल्फर के लाइट भी होते हैं, वो हम आगे रिजेंट जब करेंगे आपको उसमें बताएंगे। जस्ट यहाँ आप सिर्फ स्टेबिलिटी देख लीजिए कि स्टेबिलिटी किस किस बेसिस पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे हमने पहले एक फैक्टर किया था, उसमें हमने देखा था कि एरोमेटिसिटी किस टाइप से कार्बन आयन कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रही थी। तो एरोमेटिसिटी को यहाँ भी देखते हैं। जैसे अगर कोई सिस्टम आपके पास ऐसे प्रेजेंट है और यहाँ कोई नेगेटिव है, तो आपको पता है टोटल मिला के 6 पाई सिस्टम हो जाता है, और इसमें कॉन्जुगेशन भी है। तो अगर ऐसा प्रेजेंट है तो आपके पास एरोमेटिक हो जाता है, इसलिए एरोमेटिसिटी यहाँ पे स्टेबिलिटी का रीजन हो गई। तो ये इस तरीके से एरोमेटिसिटी भी आपको आपके सिस्टम को स्टेबलाइज करती है। अब इसके बाद हमारे पास आता है इसकी रिएक्शंस, कि कार्बन आयन कौन कौन सी रिएक्शन देता है। रिएक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताई भी थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये एडिशन रिएक्शन देता है, ऐसे नेगेटिव पोर्शन इस पर अटैक करेगा और आपके पास जनरेट हो जाएगा और नेगेटिव MgX ऐसे। तो इस टाइप से आपके उस कार्बन आयन आपकी एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। मतलब कहीं भी आपका सब्स्टिट्यूटिव कोई ग्रुप है, वहाँ पे आपके साथ रिएक्शन हो सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी मेरे पास यहाँ पे सपोज करो यही SCH3 नेगेटिव है, कोई भी है। अब साथ में हमारे पास RX, ठीक है, X कोई भी एक लिविंग ग्रुप है, तो उस केस में क्या है, ये इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, मतलब मेरे पास ये स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो कार्बन आयन इस तरीके से भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था, जैसे आपके पास कोई भी कार्बन आयन अगर कहीं पे बना हुआ है तो वो भी अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कहीं भी मूव कर सकता है। जैसे मैंने रीअरेंजमेंट बताए थे आपको, तो रीअरेंजमेंट में क्या है, मेरे पास मान लो ये अलग अलग
CH2 नेगेटिव, यहाँ पे कोई भी मेटल आयन है और ये आपके पास प्रेजेंट है, इस टाइप का कोई भी सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके पास जो भी इसमें अरेंजमेंट हो, चाहे यहाँ पे और भी एक और pH लगा लो, आप कुछ भी अरेंजमेंट लगा लो, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम जनरेट होता था कि जैसे मैं इसको बनाता हूँ, इस टाइप से बनाता हूँ, वरना हमें उधरली साइड से करना पड़ेगा इसको। ठीक है, आप जब भी इसमें कोई सिस्टम जनरेट करते थे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, नेगेटिव को, ये नेगेटिव यहाँ आ गया, तो अगर ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो आपके पास स्पीशीज कुछ ऐसी जनरेट हो जाएगी। ऐसे नेगेटिव, और ये आपका कार्बन है जो इससे जुड़ गया इस टाइप से, 3 मेंबर रिंग। अब ये नेगेटिव ऐसे रोटेट कर सकता है, तो इस टाइप से भी कोई भी रीअरेंजमेंट भी यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, अब जब ये ऐसे मूव करता रहेगा तो ये आगे जा सकता है यहाँ पे, तो नेगेटिव यहाँ पे आ गया, ये आगे यहाँ से मूव किया तो नेगेटिव यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद जो आपका ये नेगेटिव चार्ज या सिस्टम यहाँ प्रेजेंट था, तो अगर यहाँ ये बॉन्ड यहाँ से फिर यहाँ मूव करेगा तो ये यहाँ से यहाँ स्पीशीज मूव कर सकती है, तो आपके पास रीअरेंज प्रोडक्ट बन सकता है। मतलब वो कैसे, अगर ये यहाँ पे नेगेटिव यहाँ से यहाँ वापस आएगा मूव करने के लिए, तो ये आपका बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, तो आपके पास स्पीशीज बनेगी PH C PH और CH2 PH, यहाँ नेगेटिव आ गया, कोई भी आपको मेटल आयन पॉजिटिव आ गया साथ में। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि जब तक आपका नेगेटिव यहाँ था तो प्राइमरी कार्बो आयन की तरह आपका एक्ट कर रहा था, तो उस पर जैसे ही यहाँ पे इसने अरेंजमेंट किया, अब यहाँ तो इससे कोऑर्डिनेट करके एक रिंग में रोटेट कर सकता है। अब यहाँ जो नेगेटिव बना है, ये नेगेटिव फर्दर 2 रिंग में अपने आपको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कर सकता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया एक रीअरेंजमेंट का। जैसे मैंने आपको कार्बोकेटायन में बताया था, वैसे यहाँ भी मोर स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपके ऐसे एग्जाम्पल हो गया किस तरीके से आप रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी कर सकते हो। ठीक है, एक स्टेबिलिटी का आप पॉइंट लिख लीजिए, ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर आपका जो मैंने बताया था आपको ये होता है, और इसी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है आपका फिनाइल अनायन भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये वाला स्पीसीज, और सिंपल आपका है CH3 CH2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये S कैरेक्टर के बेसिस पे आपको बता रखा है कि जहाँ S कैरेक्टर ज़्यादा है वहाँ पे आपकी जो कार्बन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपका हमने जर्नल डिस्कस कर लिया आपके कार्बन आयन के बारे में। आप इस पॉइंट को S कैरेक्टर के बेसिस पे नोट भी कर सकते हो। S कैरेक्टर, S कैरेक्टर में हम देख सकते हैं किस तरीके से आपके पास डिफरेंट अगर सिस्टम प्रेजेंट है उनमें कितना S कैरेक्टर है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि आपके पास कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा या कौन ज़्यादा कार्बोनाइनिक स्पीशीज होगी। जब मैं आपको बार बार एसिडिटी ऑर्डर के क्वेश्चन देता हूँ तो हम एसिड में बार बार क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि एसिड क्या होता है जो H पॉजिटिव दे दे, और उसके बाद जो स्पीशीज बनती है उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं, जो कि एक अनायनिक स्पीशीज है। तो हमने जो भी अनायन के बारे में अब तक किया है वो आपको एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आप इस सीरीज को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।